हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो हम आ गए हैं आज नीट सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो को लेके। तो आज जो चैप्टर हमने पिकअप करा वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, क्लास 11th के बायोलॉजी का चैप्टर है। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये कहता है कि द इनिशियल स्टेप इन डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन इज़ कैरिड आउट बाय। तो ये जो एंजाइम्स दे रखे हैं इनमें से किससे डाइजेशन ऑफ मिल्क का इनिशियल स्टेप होता है। अब ज़्यादातर क्या होता है, बच्चे रेनिन पे टिक कराते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि रेनिन इसका आंसर नहीं है, वो गलत है। अब होता क्या है कि बुक के अंदर लिखा हुआ है कि जो मिल्क प्रोटीन होता है बच्चों के अंदर वो रेनिन उसको डाइजेस्ट कराता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहीं भी इन्फेंट्स का यूज़ नहीं करा गया है। तो जो रेनिन जो आपका एंजाइम है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो काव्स के अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब गाय के बच्चों के अंदर, और दूसरा ह्यूमन के अंदर भी थोड़े से अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, बेबीज़ के अंदर, इन्फेंट्स के अंदर। अब यहाँ पे क्या है, आप सभी को पता है कि जब खाना आता है तो स्टमक में जाता है, माउथ के अंदर तो कोई भी मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता है, तो कहाँ पे होगा, स्टमक के अंदर, ठीक है। लाइपेजेस तो गलत हो गया, क्योंकि लाइपेजेस किसके लिए होते हैं, लिपिड्स के लिए होते हैं। अब देखो ट्रिप्सिन कहाँ होता है आपका, बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज़ होगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, पेप्सिन, क्योंकि पेप्सिन कहाँ होता है, आपके स्टमक के अंदर होता है, और वहीं का होता है इनिशियल स्टेप ऑफ डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन होता है, ठीक है। तो आंसर क्या है, पेप्सिन, ना कि रेनिन, आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि इनमें से कौन से तरीके से फ्रक्टोज जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो देखो पहले हम देख लेते हैं ये सब चीज़ें होती क्या है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है, बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो एटीपी को यूज़ करके होता है। फैसिलिटेड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या होता है, कुछ कैरियर्स जैसे कि आयंस हो सकते हैं या कुछ कैरियर प्रोटीन हो सकते हैं, उनके बेसिस पे होता है। थर्ड, अगर आप देखोगे सिंपल डिफ्यूज़न के अंदर क्या होता है, कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना कैरियर प्रोटीन ना ही एटीपी की, वो डायरेक्टली ऐसे ही चले जाते हैं। और को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म मतलब एक साथ चले जाते हैं चीज़ें, को मतलब क्या होता है, साथ में चले जाना। तो इसमें से आंसर कौन सा सही है, सेकंड वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि जो फ्रक्टोज होता है वो Na+ वगैरह आयन के साथ की हेल्प लेके, बेसिकली Na+ वगैरह की हेल्प लेके फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन करता है। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, बेसिकली ऐसा ट्रांसपोर्टेशन जो कि एक पैसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, मतलब एटीपी का यूज़ ना हो, और वो किसका यूज़ करता है, बेसिकली वो कुछ कैरियर प्रोटीन या आयंस का यूज़ करता है। तो क्वेश्चन कहता है कि एनेक्सिटी और स्पाइसी फूड ज़्यादा खाने की वजह से कौन सी चीज़ हो सकती है। पहला ऑप्शन है इंडाइजेशन, फिर है जॉइंडिस, डायरिया और वॉमिटिंग। तो देखो इसके दो आंसर बन सकते हैं, इंडाइजेशन और वॉमिटिंग, दोनों के दोनों। इंडाइजेशन मतलब आपका खाना ना पचना। तो ऐसा होता है कि कई बार जब हम ज़्यादा स्पाइसी या हमें एनाइजिटी होता है ज़्यादा, तो उस टाइम हमारा खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होता है, और सेम वॉमिटिंग भी हो सकती है उसी के टाइम। तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, एक ए और डी, लेकिन ज़्यादा करेक्ट आंसर देखोगे तो क्या है, डी इसका ज़्यादा करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो कह रहा है कि कैरियर आयंस लाइक Na+ फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ विच सब्सटेंस, ठीक है, किस तरीके के सब्सटेंसेस का बेसिकली एब्जॉर्प्शन कराता है। तो ये क्वेश्चन अभी अभी हमने देखा था लास्ट स्लाइड के अंदर। तो इसका आंसर क्या है, फ्रक्टोज। हमने उधर देखा था कुछ कैरियर्स की यूज़ करता है फ्रक्टोज और ट्रांसपोर्टेशन करता है अपना, ठीक है। तो फ्रक्टोज के अलावा और कैसे और कौन सी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन करती हैं, वैसे कुछ अमीनो एसिड भी वैसे ही ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी इसका सही आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन को अगर आप देखो तो कहता है कि दो फ्रेंड्स बैठे हुए हैं और एक फ्रेंड ने खाना खाते टाइम अचानक से कफिंग करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो वो किस वजह से हुआ होगा, इन चारों में से कहाँ पे दिक्कत आई होगी उसको। तो आप सभी को पता है कि आंसर इसका क्या होने वाला है, एपिग्लॉटिस ही होने वाला है। क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी जो हमारा फूड होता है वो जो हमारी विंड पाइप की ओपनिंग होती है वहाँ चला जाता है, ठीक है। और उस टाइम क्या होता है, हमें कफिंग आने लग जाती है, लेकिन उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा कौन सी जगह पे हो रहा है,
इम्प्रॉपर मूवमेंट किसका था, एपिग्लॉटिस का था, तभी तो वो थ्रोट के अंदर जाने लगा था फूड। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी आंसर हो जाएगा। अब अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन ये कहता है कि जो इन्फेंट होता है वो इंटायरली मदर मिल्क पे सर्वाइव करता है, ठीक है। तो उसका स्टूल कैसा होना चाहिए था, वाइट होना चाहिए था, लेकिन उसका जो स्टूल होता है वो वाइट नहीं होता है, ठीक है, वो थोड़ा येलोइश होता है। तो वो किस वजह से येलोइश होता है वो पूछ रहा है। तो देखो ये हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि जितनी पिगमेंटेशन ऑफ स्टूल आती है वो किसकी वजह से आती है, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बेसिकली बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल सही से मेंशन करा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फूड रिचेज द स्टमक अनडाइजेस्टेड, मतलब इनमें से कौन सा बिल्कुल अनडाइजेस्टेड होके जाता है स्टमक के अंदर। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, जितने ऑप्शन के अंदर स्टार्च होगा वो सारे के सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि स्टार्च का हमने देखा था कि सलाइवरी अमाइलेज वहीं पे उसका डाइजेशन शुरू कर देता था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, फैट एंड सेलुलोज। फैट के लिए कोई भी वहाँ पे बेसिकली एंजाइम नहीं होता माउथ के अंदर या ओसोफेगस के अंदर, ठीक है। और सेलुलोज तो हम डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा एंजाइम नहीं है जो सेलुलोज को ब्रेक डाउन कर सके। अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग, अगर किसी बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग मतलब माँ का दूध से हटाकर दूसरी चीज़ों को दिया जाए और उसके अंदर क्या हो, लो प्रोटीन और कैलोरी इनटेक हो, मतलब खाना अच्छे से ना मिले, तो उस बच्चे को कौन सी बीमारी हो सकती है। और बच्चे का एज ग्रुप क्या है, लेस देन 1 ईयर, ठीक है। तो ये आप सभी ने लास्ट में एक डिज़ीज़ के बारे में पढ़ा होगा, मैरास्मस। तो इसका आंसर क्या है, मैरास्मस। तो बेसिकली मैरास्मस में होता क्या है, बच्चा इतना ज़्यादा डेफिशिएंट हो जाता है फूड के लिए कि उसकी ऑलमोस्ट बोन्स विजिबल होने लग जाती हैं, ठीक है। तो आप क्वाशियोकर से इसको कंफ्यूज मत करना। क्वाशियोकर के अंदर क्या होता है, इस डिज़ीज़ के अंदर भी मतलब बेसिकली इनटेक ऑफ फूड प्रॉपर नहीं होता बट एडिक्वेट होता है, मतलब बच्चे को एक बैलेंस डाइट नहीं मिलती बट हाई कैलोरी इनटेक मिलता है और लो प्रोटीन इनटेक मिलता है। इसीलिए ये जो बच्चे होते हैं बेसिकली क्या हो जाते हैं, ये ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, ठीक है, और एडीमा हो जाता है इन बच्चों को। अगली की जो दो बीमारियाँ रिकेट्स और पेलेग्रा, तो रिकेट्स क्या होता है, विटामिन डी की कमी की वजह से होता है, आप सभी को पता होगा, बोन्स की बेसिक डिजीज़। और विटामिन डी किसके लिए अच्छा होता है, बोन्स के लिए अच्छा होता है। लास्ट अगर आप डिजीज़ देखोगे तो ये किसकी वजह से होता है, विटामिन B5 की कमी की वजह से पेलेग्रा होता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, ए। तो देखो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो क्या करती थी, बेसिकली फूड एब्जॉर्प्शन करती थी जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती थी। तो उनके पास क्या होता था जिसकी वजह से वो कर पाती थी, मतलब उनके सरफेस पे कौन से तरीके की आउटग्रोथ थी। तो ये तो आप सभी लोगों को पता है कि क्या होता है, माइक्रोविलाई होता है जो कि बेसिकली क्या करता था, सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता था और उसकी वजह से क्या होता था, अच्छे तरीके से एब्जॉर्प्शन हो पाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पेशेंट इज़ जनरली एडवाइज्ड टू स्पेशली कंज्यूम मोर मीट, लेंटिल्स एंड एग्स इन डाइट ओनली व्हेन ही सफ़र्स। तो देखो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये बेसिकली क्या करा रही हैं, आपको प्रोटीन इंटेक को बढ़ा रही हैं। मीट के अंदर प्रोटीन होता है, लेंटिल्स के अंदर प्रोटीन होता है, आपका मिल्क के अंदर भी प्रोटीन होता है, एग के अंदर भी प्रोटीन होता है। अभी हमने देखा था कि प्रोटीन डिफिशिएंसी कौन सी बीमारी के अंदर होती, क्वाशियोकर के अंदर हो रही थी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक क्वाशियोकर आपका सही आंसर हो जाएगा। रिकेट हमने देख लिया था, रिकेट के अंदर क्या होता है, बेसिकली विटामिन डी की कमी होती है। अनीमिया के अंदर क्या होता है, आपकी आयरन की कमी होती है। और स्कर्वी किसकी वजह से होता है, विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि अ पर्सन इन एडवांस्ड एज, जब एक पर्सन एडवांस एज के अंदर जाता है तो उसके जो बाल होते हैं वो पतले क्यों हो जाते हैं, ठीक है, किस चीज़ की कमी की वजह से होते हैं। तो बेसिकली आप सभी को पता है कि जो बाल होते हैं वो एक केराटिन नाम के प्रोटीन की वजह से बने होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज़ क्या होगा, एक प्रोटीन होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन डिक्रीज़ हो जाता है, इसीलिए आपके बाल क्या होते हैं, पतले हो जाते हैं।
अगला क्वेश्चन अगर आप देखो तो अगला क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा एक एसेंशियल अमीनो एसिड है ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो देखो, अगर आप बाकी ऑप्शंस को देखोगे फिनाइल एल्निन को छोड़कर, तो आप पाओगे वो सब के सब क्या है, नॉन एसेंशियल है। अब एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का मतलब क्या होता है? एसेंशियल वाले जो अमीनो एसिड होते हैं उनको हमें बाहर से इनटेक करना पड़ता है, लेकिन नॉन एसेंशियल वाले क्या होते हैं, हमारी बॉडी उन्हें खुद ही बना लेती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या है यहाँ पे, फिनाइल एल्निन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें तो पूछ रहा है कि इनमें से किस को मिसमैच करा हुआ है। तो देखो, इसका आंसर क्या है, ए ही इसका आंसर है, क्योंकि जो बेरी होता है वो आपका बेसिकली विटामिन B1 की वजह से होता है। ठीक है, और बाकी अगर आप देखोगे तो हमने रिकेट्स ऑलरेडी देख लिया था, स्कर्वी भी देख लिया था, और विटामिन ए की वजह से भी हमने बीमारी को देख लिया है। ठीक है, तो अब हम ये भी जान लेते हैं कि विटामिन के की कमी की वजह से क्या होता है। तो विटामिन के की कमी की वजह से क्या होता है, एंटी हेमोरेजिक आपके फैक्टर्स बनते हैं। ठीक है, और हम इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं विटामिन के की कमी को? तो कैबेज खा सकते हैं, कॉलीफ्लावर खाने की वजह से, बेसिकली ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाओगे तो आपको विटामिन के अच्छे इंटेक में मिलेगा और उसकी डेफिशिएंसी वाले डिजीज़ से भी आप बचे रहोगे। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक पर्सन का जो स्टूल है वो वाइटिश ग्रे हो रहा है। ठीक है, तो इसमें से कौन से ऑर्गन के अंदर माल फंक्शनिंग होगी, कौन सा ऑर्गन सही से काम नहीं कर रहा? तो आंख बंद कर आप सीधा लीवर पे टिक करोगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने क्वेश्चन देखा था कि जितने पिगमेंटेशन ऑफ स्टूल होती है वो किसकी वजह से होती है, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन की वजह से होती हैं, जो कि बाइल पिगमेंट्स होते हैं, और वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आपके लीवर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया, डी, लीवर आपका सही आंसर हो गया। अब आप अगला क्वेश्चन देखो, तो अगला क्वेश्चन ये कहता है कि अमाइलेज, रेनिन और ट्रिप्सिन क्या है। ठीक है, इनके बीच में बेसिकली कॉमन क्या है? तो देखो, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि अमाइलेज, रेनिन और ट्रिप्सिन के बीच में कॉमन क्या है। ऑप्शंस को देखते हैं और आंसर पता लगाते हैं। तो देखो, ज़्यादातर बच्चे इसमें ऑप्शन बी पे टिक कर देते हैं, जो कि हो जाएगा गलत। देखो, वो क्या सोचते हैं कि प्रोटीन वो एंजाइम है और प्रोटीन वाले भी हैं, लेकिन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का मतलब क्या होता है, ऐसे एंजाइम जो आपके बेसिकली प्रोटीन को ब्रेक करें। लेकिन क्या अमाइलेज प्रोटीन को ब्रेक करता है? नहीं, वो किसके लिए है, स्टार्च के लिए बना हुआ है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन कब सही हो सकता था, जब प्रोटीनेशियस एंजाइम होता। ठीक है, मतलब प्रोटीन से बने हुए एंजाइम, और आप सभी को पता होना चाहिए कि एंजाइम कैसे बने होते हैं, प्रोटीन के ही बने होते हैं और उनके 3D स्ट्रक्चर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो प्रोटीन होते हैं बेसिकली। ठीक है, बी कब सही होता, जब प्रोटियोलाइटिक की जगह प्रोटीनेशियस एंजाइम होता। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, क्या सही आंसर है, ए इसका सही आंसर है। अब ये पूछ रहा है कि पैंक्रियाज को रिमूव कर दिया जाए तो इनमें से कौन सा फूड पार्टिकल अनडाइजेस्टेड रह जाएगा। तो हम सब ने ऑलरेडी देखा हुआ है कि पैंक्रियाज जो था वो सबको डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा था। मतलब बेसिकली ड्यूडेनम के अंदर, डाइजेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल था पैंक्रियाज का। तो ऑब्वियस ही बात है, ना ही कार्बोहाइड्रेट हो पाएगा, ना ही फैट हो पाएगा, ना ही प्रोटीन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। कोई भी चीज़ सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक पर्सन को हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल है, तो एक फिजिशियन उसको क्या रिकमेंड करेगा। तो देखो, बेसिकली कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता क्यों है? तो देखो, कोलेस्ट्रॉल लेवल इसलिए बढ़ता है क्योंकि हम ज़्यादा इनटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट करते हैं। तो फिजिशियन क्या कहेगा कि आप सैचुरेटेड फैट को अवॉइड करो और कौन से फैट लो, अनसैचुरेटेड फैट लो। अगर आप देखोगे इन चारों ऑप्शन में से सिर्फ एक ही अनसैचुरेटेड फैट है, जो कि क्या है, वेजिटेबल ऑयल। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेजिटेबल ऑयल। और बाकी के जो 3 ऑप्शन है, ए, सी और डी, अगर आप ये खाते हो तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल और ज़्यादा बढ़ जाएगा और फेटल भी हो सकता है वो आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड कौन सी बीमारी को प्रिवेंट करता है। तो हमने तो ऑलरेडी देख चुके हैं कि स्कर्वी होती थी विटामिन सी की कमी की वजह से। तो अगर हम विटामिन सी अच्छे से खाएंगे
तो इसको हम प्रिवेंट कर पाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब बेसिकली स्कर्वी होता क्या है? देखो, अगर आपको स्कर्वी हो गया तो बेसिकली आपके जो गम्स होंगे उनके अंदर ब्लीडिंग होने लग जाएगी, आपको अनीमिया भी हो सकता है इसकी वजह से, टीथ्स वीक हो जाएंगे और वो लूज़ भी कर सकते हो, गिर भी सकते हैं, ठीक है। और जो आपके वाउंड्स वगैरह होंगे वो भी धीरे धीरे हील होंगे। और आप सभी ने देखा था कि डॉक्टर्स वगैरह क्या कह रहे थे, रिकमेंड क्या कर रहे थे? बेसिकली वो रिकमेंड कर रहे थे कि विटामिन सी के इंटेक को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं जो कि आपकी हेल्प करते हैं डिजीज़ से लड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो पूछ रहा है कि रेनिन एक्ट्स ऑन, ठीक है। इतना तो आप सभी को पता है कि रेनिन कहाँ एक्ट करता है, मिल्क पे एक्ट करता है। तो मिल्क दो ऑप्शन में है, ठीक है। लेकिन रेनिन कहाँ रिलीज़ होता है? स्टमक के अंदर रिलीज़ होता है। और स्टमक के अंदर क्या होता है? वेरी लो पीएच होता है। तो ये वाला आंसर गलत और राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, पीएच की वैल्यू बहुत कम है, एसिडिक पीएच है, इसीलिए रेनिन वहीं पे काम करेगा, क्योंकि स्टमक के अंदर क्या होता है, एसिडिक पीएच होता है। तो राइट आंसर आपका डी हो गया। अब अगर हम आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखें तो वही कहता है कि ब्रूनर ग्लैंड जो होता है वो कहाँ आकर करता है। तो आप याद रखना, ब्रूनर ग्लैंड की एक खासियत है कि ये ग्लैंड है जो अकेला कहाँ पे लैंड करता है, सब म्यूकोसा के अंदर लाई करता है। अब दो ऑप्शन है, सब म्यूकोसा ऑफ स्टमक और सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम। तो आप सभी को इतना तो पता होगा, स्टमक के ग्लैंड सबको पता होते हैं, और ब्रूनर ग्लैंड कहाँ होता है, बेसिकली ड्यूडेनम के अंदर होता है, और ये बेसिकली लुब्रिकेशन वगैरह प्रोवाइड करता है। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि हम अगला कौन से चैप्टर को चूज़ करें और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लाने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके अपने दोस्तों से शेयर करें। और अगर आपका कोई डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। थैंक यू।